प्रयास होना चाहिए। यह सरकार प्रयास कर रही है, इसके लिए हमको धन्यवाद भी देना चाहिए। परंतु पीड़ा होती है। आज़ादी के इन 70 वर्षों में भी दुनिया के मापदंड में यदि हम अपने आप को देखें तो हम अपने आप को बहुत पीछे पाते हैं। जड़ी बूटी को लेकर के भारतवर्ष में मैं 2-3 बिंदु हैं, बहुत सारे आप लोग विद्वान लोग हैं, आज आपके जो बोलने के बिंदु भी बड़े अद्भुत हैं। जो 10 बिंदु आप लोगों ने तय किए हैं, कुछ छूटता नहीं है। एक तो हम जड़ी बूटी की जब बात करते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स की बात करते हैं, तब हमको आयुर्वेद और मेडिसिनल प्लांट्स में कभी कभी भेद नज़र आता है, कभी भेद नज़र नहीं आता है। थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो भी हम जड़ी बूटी कभी बोलते हैं, कभी हम आयुर्वेद बोलते हैं। दुनिया के अंदर जो जड़ी बूटी आश्रित चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, जिसको बॉटनी बेस्ड मेडिसिन सिस्टम कहा जाता है, वो लगभग 62 सिस्टम्स हैं। 62 तरह के चिकित्सा पद्धतियाँ ऐसी हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल बनाने के लिए पेड़ पौधों की, जड़ी बूटियों की आवश्यकता पड़ती है। उनमें से एक आयुर्वेद है। यदि भारतवर्ष की बात करें तो मुख्य रूप से हम आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, ये पद्धतियाँ जहाँ पर हमको जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है औषधि बनाने के लिए। तो यदि हम आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद इसलिए अग्रणी है कि उन सारी विधाओं के यदि मूल में जाकर के आप देखें तो कहीं ना कहीं वहाँ आयुर्वेद दिखाई देगा। आयुर्वेद अपनी एक तरह से भीष्म पितामह की तरह से वो अडिग खड़ा है। सारी जो पद्धतियाँ हैं वो पद्धतियाँ उसके साथ में सहयोगी पद्धतियों के रूप में बाकी पद्धतियाँ काम कर रही हैं। इतने प्राचीन आयुर्वेद होने के बाद में, वो सबका जनक होने के बाद में भी आज आयुर्वेद की स्थिति कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। उसका कारण 2 कारण हैं। आयुर्वेद वस्तुतः सिर्फ जड़ी बूटी भी नहीं है, ये भी मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। जड़ी बूटियाँ भी आयुर्वेद हैं, पर जड़ी बूटी ही आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद का सबसे बड़ा लक्ष्य है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य रोग प्रशमनम च। इसको समझिए, दुनिया में जितने भी पद्धतियाँ और पैथियाँ हैं वो बीमार होने के बाद में ठीक होने की विधा के रूप में काम करती हैं। आयुर्वेद एक इस रूप में काम करती है कि वो आदमी बीमार ही ना पड़े। इसके लिए हमारे ऋषियों ने हमको स्वस्थ वृत्त का उपदेश दिया। हमारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, आहारचर्या कैसे होनी चाहिए, ऋतुचर्या कैसे होनी चाहिए, हमारा जीवनचर्या कैसे होनी चाहिए। और आज दुनिया के अंदर सबसे अधिक बीमारियां हैं, तो वो बीमारियों का कारण है हमारा जो आहार विहार और विचार वो अस्त व्यस्त हो गया, कहीं विकृत हो गया। उसको दूर करने का काम भी आयुर्वेद करेगा। तो जड़ी बूटियाँ कैसे काम करेंगी? जड़ी बूटियाँ स्वस्थ वृत्त में भी सहयोगी होती हैं। वो कैसे सहयोगी होती हैं? मसाले के रूप में हमारे ऋषियों ने विधान किया था। हम सबको पता है कि साउथ में अलग तरह का भोजन है, नॉर्थ में अलग है, पूर्व में, पश्चिम में। भारतवर्ष की जो भोजन की विविधता की जो वैज्ञानिकता है, जो गहराई है, उसका कारण हमारा आयुर्वेद है। वही जड़ी बूटियों का गहरा ज्ञान हमारे देशवासियों के हृदय में था और है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण और उदाहरण है। आवश्यकता है उस ज्ञान को पुनः दोनों तरह से लाने की। दैनंदिन जीवन में कभी कोई कल्पना कर सकता था? आप सभी लोग बड़े सम्मानित हैं, बैठे हैं। एक दिन स्वामी जी और हम बैठे थे, कुछ किसान लोग आए, कहने लगे कि हम आंवले के पेड़ काटेंगे। स्वामी जी ने कहा क्यों? बोले आंवला कोई खरीदता नहीं है, वो पेड़ लग रहा है, हम दूसरी खेती बाड़ी करेंगे। स्वामी जी ने मुझसे कहा यदि इन्होंने पेड़ काट दिया तो पेड़ अगले साल आंवले तो मिलेंगे नहीं, ऐसे सब लोग काट देंगे। स्वामी जी ने कहा काटो मत, आंवला लेकर के आओ। जी कितना है? उस टाइम पर मुझे याद है शायद 400-500 टन आंवला था जो लोग हमसे मिलने के लिए आए थे। मैंने कहा महाराज करोगे क्या? बोले नहीं, आंवला बहुत गुणकारी है, लाभकारी है, रसायन है, जीवन देने वाला है। आप सब जानते हैं भारतवर्ष में हम आंवले को एक मुख्य औषधि के रूप में जानते हैं, चाहे वो खाद्यान्न में भी मुरब्बे के रूप में, कैंडी के रूप में, अचार के रूप में, चटनी के रूप में हम लोग यूज़ करते रहे हैं। पर स्वामी जी ने जब कहा, मैंने कहा कि हम कैसे, क्या करेंगे उसका? स्वामी जी ने कहा इसका जूस बना देते हैं, जूस बेचेंगे। मैंने कहा कोई ये कड़वे जूस को कोई पिएगा?
समझने का नहीं, हम इस गुणों की इसकी व्याख्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और आप जानते हैं, बहुत पुरानी बात नहीं है, मात्र यह 10 साल पुरानी भी नहीं है, और आज उस आंवले के जूस का प्रोसेस करने का हिंदुस्तान में 20 से ज़्यादा कंपनियां आज आंवले का जूस बेच रही हैं, जो कभी किसी ने कल्पना की थी, कभी नहीं हुई थी। तो यह स्वस्थ जीवन को, समृद्धशाली जीवन को बनाने का काम भी हम जड़ी बूटियों के द्वारा कर सकते हैं, ये उदाहरण है। इसी तरह से एलोवेरा है, आप दैनंदिन जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से अश्वगंधा आदि है। आप सब जानते हैं कि गिलोय, अभी पीछे महामारी की तरह से स्वाइन फ्लू है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, कई बार सीजन आने पर, गर्मी बाद में आता है, लोग पहले से परेशान होना शुरू हो जाते हैं। हम कितने भी ट्रीटमेंट के लिए दूसरे संसाधनों को अपनाएं, कई बार हम पूरा लाभ नहीं दे पाते हैं। पर मैं बताना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर एक ऐसा पौधा है जिसको गिलोय बोलते हैं, अमृता कहा जाता है, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। वो टिनोस्पोरा का पौधा अद्भुत है। यदि आप उसको टुकड़े को काट करके पेड़ में टांग दो ना, वो फिर अपने आप धीरे धीरे उसकी जड़ें जमीन की तरफ आती हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया के जितने भी तरह के बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ हैं, उन सारे डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने बड़े सारे रिसर्च किए, अनुसंधान किया, और हमने पाया है कि वो बैक्टीरिया और वायरस को कंट्रोल करने की क्षमता यदि किसी पौधे में है, और इकलौता एक पौधे का यदि आप नाम जानना चाहते हो तो वो गिलोय है। हम प्रचारित करें दैनंदिन जीवन में कि लोग गिलोय के डंडी चावें, गोली बना लें, पाउडर खाएं, काढ़ा बना करके पिएं। इससे हम आयुर्वेद को भी जीवित रख सकते हैं, मनुष्य के जीवन को भी सुरक्षित रख सकते हैं। ये जड़ी बूटी की ताकत है, और आप सौभाग्यशाली हैं, कहीं ना कहीं उस ताकत से जुड़े हैं। आपके जीवन में आप यहाँ पर आए हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको उसकी उन जड़ी बूटियों के प्रति भावना है। इसी तरह से तुलसी का पौधा, और हिंदुस्तान का पौधा है। आज दुनिया में, ठीक है, हमने हिंदू संस्कृति में हमने उसको धर्म के साथ भी जोड़ दिया। शायद ऋषियों ने इसलिए जोड़ा होगा क्योंकि यदि हमको इतनी महिमा मंडित ना करते तो तुलसी का शायद पौधा भी देखने को ना मिलता। अभी भी हमको तुलसी दिया गया। अरे घर में तुलसी रखने मात्र से बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस खत्म हो जाते हैं। ये रिसर्च का विषय, हमको करना चाहिए, ये बात सत्य है। आप गाँव में देखिए, जब किसी तरह के इस तरह के डिजीज बीमारियां फैलती हैं तो जिनके घरों के आसपास तुलसी के पौधे लगे हों वहाँ कम होते हैं। तो इतनी ताकत है, शक्ति है। ये तो जड़ी बूटी की ताकत की बात हुई। तो इसीलिए हमको उसके प्रति रुचि होनी चाहिए, और दुनिया में पहुंचाने के लिए, क्योंकि आयुर्वेद सिद्धांत पहुंचेगा तो जड़ी बूटियां पहुंचेंगी, और जड़ी बूटियां कहीं भी दुनिया में पहुंचेगी। तो मैं ऐसा मानता हूं। हालांकि अब मान लीजिए एक चाइना की लेडी को नोबेल प्राइज मिला, किसके ऊपर? मलेरिया के ऊपर। क्या पौधा था? आर्टिमिसिया। वो हमारे उत्तराखंड में केदारपाती बोलते हैं, पहाड़ी पौधा। हिमालय क्षेत्र में बड़े बड़े धुरंधर एक्सपर्ट बैठे हैं, 18 से ज़्यादा प्रजातियां उसकी पाई जाती हैं, और वहाँ मच्छर भगाने के लिए प्रयोग करते हैं। वैसे उसको जला भी दो तो मच्छर भाग जाते हैं। भाई हमारे ध्यान में क्यों नहीं आया, जलाने से मच्छर भागते हो तो खाने से मच्छर से कटा हुआ तो ठीक हो सकता है। परंतु फिर दूसरी खुशी कभी कभी हमको होती है, जड़ी बूटी के ऊपर जब आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं, लोगों ने बड़े बड़े सारे रिसर्च और बहुत सारा काम किया होता है। कभी कभी हमको लगता है ये आयुर्वेद का काम हो रहा है। मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, वो आयुर्वेद का काम नहीं है, वो जड़ी बूटियों का काम है। तो दोनों के अभेद्यपने को भी और भेद को भी हमको समझना होगा। तो हमको दोनों तरह से काम करना है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, जड़ी बूटियों के लिए इस देश में अपार संभावनाएं हैं। आप सबकी जानकारी के लिए पतंजलि योगपीठ एक बड़ा प्रयास कर रहा है, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया। हम विश्व भेषज संहिता का निर्माण कर रहे हैं, और पहली बार हम लोगों ने, आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर लगभग 4.5 लाख पादप हैं। पेड़ पौधे जितने भी दुनिया में हैं लगभग 4.5 लाख हैं। उन 4.5 लाख पौधों में से फर्स्ट टाइम पर हम लोगों ने 60,000 प्लांट्स की चेक लिस्ट हमारी ऑलरेडी बन चुकी है। 500 से ज़्यादा भाषा में ग्लोसरी और उसकी लिस्ट, और जितने भी रिसर्चेज हुए हैं दुनिया में, जो भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, WHO ने इस काम को करने का प्रयास किया था। उन लोगों ने कितनी तरह की सिस्टम्स काम करती हैं, वो उतना ही काम कर पाए थे, वो काम नहीं हुआ था। वो काम हम कर रहे हैं, ये आपकी जानकारी के लिए। और भारतवर्ष की यदि मैं बात करूं, मैं इस बात को इसलिए जोड़ रहा था क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी औषधीय पौधे हैं
या प्रयोग किए जा रहे हैं। यदि किसी देश के अंदर सर्वाधिक औषधीय पौधे पाए जाते हैं तो वह भारतवर्ष है। यह हमारी खूबी और विशेषता है। यहाँ का वातावरण, यहाँ हिमालय भी है, यहाँ समुद्र भी है, यहाँ मैदान भी है, यहाँ पठार भी है। किसी भी तरह के क्लाइमेट को आप ढूंढिए, वातावरण को ढूंढिए, इस भारतवर्ष के अंदर उपलब्ध है। इसीलिए यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। माननीय मंत्री जी से एक दो रिक्वेस्ट करता जाऊँगा, उसमें एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहता हूँ। हमारा जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो बोर्ड है ना, उसके अंदर जो हमारी बायोडाइवर्सिटी, जो हमारी प्लांट्स की लिस्टिंग है और जो हमारा जो काम होना चाहिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग आप लोग बैठे हैं, वो बहुत कम है। मेरे जो मेडिसिनल प्लांट्स के लिस्ट में जिन पौधों को हमने औषधीय गुण वाला भी छांटा है, उनके साइट पर भी वो लिस्ट नहीं है। अभी वो भी हमको काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप और हम अलग नहीं है। सरकार क्योंकि हमारी सुनती है, हमारे विचारों में जीती है, इसलिए सरकार का दोष नहीं। जो पहले कर गए उनको सुधार करने के लिए थोड़ा तेज़ी से लगने की बात तो ज़रूर है, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा करता नहीं है। तो समय रहते सब काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए मैंने ये निवेदन किया। तो इसी तरह से अभी कल्टीवेशन की बात हो रही थी, हमारे सेक्रेटरी साहब भी कह रहे थे, हमारी बहन जी भी कह रही थी। हमारे भारतवर्ष के अंदर में आयुर्वेद जो जड़ी बूटियों के विषय में सबसे ज़्यादा प्रामाणिक जो वर्णन मिलता है, उसको निघंटु शास्त्र कहा जाता है। लगभग 600 औषधीय पौधों का वर्णन है, जिसको इथनोबोटनी या परंपरागत चिकित्सा पद्धति, इन सब को मिला लेंगे तो लगभग 1000 जड़ी बूटियों का प्रयोग, यूनानी सिद्धा सब मिला मिलू करके 1000 के लगभग पेड़ पौधों का हम प्रयोग करते हैं। अब मैं उसको दुर्भाग्य कहूँ कि सौभाग्य कहूँ, कोई इस तरह का ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन या 1000 पौधों की भी प्रामाणिक कोई पुस्तक या किताब या इस तरह का कुछ भी अभी तक हमारे पास नहीं है हमारे देश के अंदर। हमको इसको तुरंत कर लेना चाहिए, ये जल्दी हो सकता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, सबको 10-10 पौधे दे दो, ये लिख के ही दे देंगे 2-4 महीने में ही। कुछ ना कुछ हमको, मैं आपको बता रहा हूँ हम कितने पीछे हैं। इसी तरह से आयुर्वेद की या यूनानी की मैं बात करूँ, सिद्धा की भी मैं बात करूँ, बॉटनिकली जो नाम का जो आइडेंटिफिकेशन है, कई बार क्या होता है कि वो मैच करता नहीं है। हम प्रयोग करते हैं किसी पौधे को, वो कहते हैं नहीं ये पौधा नहीं ये है, और आयुर्वेद से अब उसमें क्या गैप है। जैसे मान लीजिए कि टिनोस्फोरा की मैं बात करूँ, उसकी 3-4 स्पीसीज हैं, लगभग गुणों में भी समान है। जो हमारा फार्माकोपिया है, हम में से कौन से पौधे को रखें। तो इसमें भी हमको यह भी देख लेना चाहिए कि यदि पौधों के गुण लगभग समान है तो उनको रखें, नहीं तो प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में कोई भी द्रव्य को रखने की आवश्यकता नहीं है। ये चिकित्सा से संबंधित बात है, पर सामान्य जानकारी के लिए। अब आप आइए कल्टीवेशन के लिए। आज भी हमारे देश के अंदर में लगभग, जो मेरे पास जानकारी है उसमें लगभग हमारे हिसाब से WHO तो कहता है कि हम लोग 95% जो हर्ब्स हैं जंगल से लेते हैं, परंतु हमारी जानकारी के हिसाब से लगभग 60% जड़ी बूटियां हम जंगल से इकट्ठा करते हैं। और दुर्भाग्य से जंगल में क्या गड़बड़ हो गया, जब अंग्रेज लोग आए, उन्होंने जो जंगल विभाग बनाया ना, वो पेड़ पौधों को छूप के लिए, लता के लिए, वो नीचे जो घास फूस पतवार के लिए नहीं बनाया, उन्होंने दरख्त के लिए बनाया, पेड़ों के लिए। तो पेड़ों के लिए बना दिया तो पेड़ों की रक्षा का तो काम शुरू कर दिया, नीचे का ख़त्म कर दिया। जो हमारी जैव विविधता थी, बहुत सारी हिमालयी क्षेत्रों में, जैसे उत्तराखंड की ही मैं बात करूं, बहुत सारे पेड़ पौधे जो है, जहाँ चीड़ लगा दिया, देवदार लगा दिए, नीचे के पेड़ पौधे सब खत्म हो गए। चीड़ के पत्ते में आग लग जाती है, पूरे जंगल ही खत्म हो जाता है। इसके ऊपर भी क्योंकि वन विभाग से संबंधित है, और दूसरी समस्या क्या हो रखी है कि हमारा वन विभाग अलग है, जड़ी बूटी विभाग अलग है, कृषि विभाग अलग है। अरे पौधे तो जहाँ जहाँ उगते हैं उसको विभाग को इकट्ठे करने का भी कुछ करे ना, क्योंकि ऐसा हो रखा है जड़ी बूटी विभाग। मैं कभी कभी सोचता हूँ उसके लिए कोई शब्द ढूंढूं, तो जैसे हमारे यहाँ कहावत है, गाँव में कहते हैं ना, कई मामा का भांजा। एक भांजा मामा के घर चला गया, उसके 4-5 मामा थे। एक मामा ने सोचा दूसरे भाई के घर खाया होगा, दूसरे ने सोचा दूसरे के घर में भोजन करके आया होगा, तीसरे ने सोचा और तीसरे के यहाँ करके आया होगा। बेचारा भांजा भूखा ही रह गया। तो हमारी जड़ी बूटियाँ कभी कभी जो है ना बड़ी अनाथ हो जाती हैं। तो उन जड़ी बूटी का अनाथपना दूर हो जाए, आप लोग थोड़ा सा सोच लेंगे कि भाई विभाग है, इनको थोड़ा अधिकार दे दो, नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड को ही, यही कर लेंगे। अब क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे किसान आते हैं और बेचारे खेत में उगा करके ले आते हैं, वो कहते हैं तुम जंगल से लाया होगा। अब क्या करें, जंगल से लाया होगा तो उसको सिद्ध करने में ही कठिन है।
भाई ये तो होता ही है ना हमारे देश में, कभी कभी जिंदा आदमी को भी भाई मैं वही हूँ जो जिंदा हूँ, ये कहना फिर बड़ा मुश्किल काम है। एक ने कह दिया कि तू मरा हुआ है, तू जिंदा नहीं है, तो बड़ा कठिन हो जाता है। तो जड़ी बूटी के लिए जो सबसे बड़ी समस्या जो हमने महसूस किया है, हमारी नीतियाँ। और दूसरी एक नीति हमारे में गड़बड़ चली आ रही है जो मैं महसूस करता हूँ, वो नीति है कि जैसे चाइना है, चाइना में कोई आइटम का डिमांड बढ़ जाए वो कल्टीवेशन को बढ़ा देते हैं तुरंत, और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे बैन कर दिया जाता है कि बोले शॉर्टेज है। अरे भाई डिमांड है, उसको पैदा करो ना, जो नहीं है फिर तो उसका तो है ही नहीं। यानी डिमांड वाली आप बंद कर दोगे उसको, फिर बिकना, और फिर तो लोग भूल जाएंगे ना दवाई बनानी। आज मेरे को एक दवाई में कोई इंग्रेडिएंट डालना पड़ता है, वो जो इंग्रेडिएंट जो भी मेरा जो पौधा है उसको आप प्रतिबंधित कर देंगे, कल के दिन में उसके बिना मैंने दवाई बनानी सीख ली तो पौधे को तो डिमांड ही खत्म हो जाएगी, फिर जड़ी बूटी का करेंगे क्या। तो हमको संरक्षण की जरूरत है, संवर्धन की ज़्यादा जरूरत है। अब विदेशों में आपको पता है जंगल की बात है, कल मैं जंगल से एक गुड न्यूज़ भी आपको दे दूंगा। भारतवर्ष में भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं। कल हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बड़ा काम किया, वो काम ये था कि मोरनी हिल्स को पूरा एरिया, वो 52-53 किलोमीटर का एरिया है, करीबन 70,000 हेक्टेयर लैंड है वो, उसमें से करीबन हम लोगों ने कल 21,000 हेक्टेयर लैंड को उसको जड़ी बूटी जंगल के रूप में, वनौषधि जंगल के रूप में, हर्बल फॉरेस्ट के रूप में कल घोषणा कर दिया और हम डेवलप करने वाले हैं। ये बड़ा काम, अभी कोई आपको भी गर्व होगा, सीना चौड़ा करके आप कह सकेंगे दुनिया का सबसे बड़ा जड़ी बूटी जो जंगल है वो भारतवर्ष में है, होना चाहिए, है ना यहाँ पर। फिर मैंने कहा क्या करना है, जहाँ जहाँ खाली है मैंने कहा सारी दुनिया के पेड़ पौधे लाकर लगा दो, और जो जो पेड़ लगे हों उनका नामों के हिसाब से बॉटनिस्ट हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट आ जाएंगे, मैंने कहा सब ठप्पा लगा देंगे हर दरख्त में, क्योंकि औषधीय गुणों की अभी तक हमने काम नहीं किया था ना। जब मेरे पास 60,000 पौधों के औषधीय गुण उपलब्ध है तो उनमें से तो अधिकांश तो सारे औषधीय पौधे हैं, तो वो काम हम कर रहे हैं। तो ये जड़ी बूटी को लेकर के जो मेरा निवेदन ये है कि हमारी ऐसी कुछ नीतियाँ जितनी जल्दी हो जाए और जिसके शॉर्टेज है हम ज़्यादा फोकस करें उसी के कल्टीवेशन के लिए। और जहाँ तक डिमांड की बात रही, आंवले की वो घटना मैंने आपको सुनाई, अभी आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि अभी पतंजलि को लगभग 1.5 लाख टन आंवले की आवश्यकता पड़ती है। 1.5 लाख टन। एलोवेरा की अभी हमारी खपत है लगभग 1 लाख टन। तो इसी तरह से गिलोय की जैसे मैंने बात करी, बहुत सारी जो 10, 20, 50 भी हैं जो बंजर ज़मीन है, खेती जहाँ नहीं हो रही है, क्योंकि किसान हमारा डरता है। देखो गरीब है, छोटा किसान है, हमको ये भी सोचना चाहिए कि उसको बेचारे का जो पैदा हो रहा है वो डरता है कि कहीं ये भी पैदा ना हो जाए, कल जड़ी बूटी ना बिके। जैसे मेरे को अच्छा लगा इन्होंने, गुप्ता जी ने जो बना रखा है फीड मैप्स में, जो कि ये कौन कौन से मंडी में क्या क्या उपलब्ध है। मैंने बहन सोमिता जी को कहा था कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, और एक ऐसी भी नीति बना दीजिए जड़ी बूटी का एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी घोषणा कर दें कि किसान को कम से कम ये निश्चिंतता तो रहे कि मैं उगा लूँ तो कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना सरकार दे करके खरीद लेगी। ऐसी भी कोई नीति हो जाए तो मुझको लगता है कि और अच्छा हो जाएगा। तो पहले जो बंजर और इस तरह की जो भूमियाँ हैं वहाँ पर जड़ी बूटियाँ उगाने के लिए हम दें। और दूसरी समस्या है जड़ी बूटी को लेकर के कि प्लांटिंग मटेरियल है, बीज है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि हम जड़ी बूटी उगाना चाहते हैं जी, बीज दे दो। अब बीज कहाँ से ढूंढें, पौधे कहाँ से ढूंढें। 10-20 ऐसी नर्सरियाँ डेवलप हो जाए इस देश में, बहुत सारे ऐसे पौधे जहाँ हो जहाँ बीज हमको उपलब्ध हो, तो ये काम बहुत आगे बढ़ सकता है। दुनिया में अभी रुचि बढ़ी है जड़ी बूटियों को लेकर के, आयुर्वेद को लेकर के। आप सब भी प्रयासरत हैं, हम भी रत हैं, और ये भी ज़रूरत है क्योंकि देखिए सरकार में अच्छे हमारे लोग बैठे हैं, परंतु सारी चीज़ के एक्सपर्ट वो नहीं हैं। आप लोग एक्सपर्ट हैं, ठीक से नीति बनाइए, इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये मना नहीं कर रहे हैं, तो ये हम लोग ना चुक जाएं, ये भी हमको और आपको ध्यान रखना है। तो इतना ही है कि दुनिया के अंदर जो मैं 2-3 चीज़ चाहता हूँ, जैसे हमारी बनी हुई औषधियों के अंदर हमको लिखना पड़ता है, बैच नंबर लिखना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखनी पड़ती है, एक्सपायरी डेट लिखना पड़ता है। हमारे रॉ मटेरियल के सोर्स में कहाँ से आया, कौन ने भेजा, कब का बना हुआ है, हमको कोई नहीं पता चलता है। एक नीति तुरंत ये लागू हो जाए, किसान भी खुशहाल हो जाएंगे, जंगल की चोरियां भी बच जाएंगी, और देश का भला हो जाएगा कि ऐसा कुछ सिस्टम हो जाए कि रॉ मटेरियल आया था उसका जो सोर्स है और कब लिया गया है, उसका जो डेट है और उसका बैच नंबर एक टैग में बन जाए, और कितने साइज़ की उसने पैकिंग करी थी। तो पैकिंग साइज में से यदि बड़े में से छोटा करा जाता है तो फिर वही बैच नंबर उसमें लिखा जाए, बिलिंग में लिखा जाए। रॉ मटेरियल की जब बिलिंग होती है
यदि इतना लिख दें तो मुझको लगता है ये चोरी चकारी तो एक बार में ख़त्म हो जाएगी। और इससे हमको ये भी पता चलेगा कि रॉ मटेरियल क्योंकि ज़्यादा पुराना हो जाता है तो गुणकारी भी नहीं होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कुछ करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। मैं अभी अपनी देख रहा था, पतंजलि की मैं देख रहा था हिसाब कि कितनी जड़ी बूटियाँ हमको चाहिए। लगभग आने वाले समय में हम लोग कम से कम 5,000 करोड़ की जड़ी बूटियाँ तो हम अकेले ही खरीदने में सक्षम हैं। और टोटल हमारा जड़ी बूटियों का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, आपको ताज्जुब होगा सुन करके, लगभग 500 करोड़ का डाटा है। तो 500 करोड़ वो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को मिला करके 500-600 करोड़, ये बहुत कम है। तो ये हम सबको बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए ठीक है रिसर्च भी हमको करना है। अभी हम लोग बायोसेफ्टी लेवल 3 का लाइफ साइंस हम लोगों ने बहुत बड़ा पतंजलि में बनाया है, बाकी कार्यों में भी। और आप ये मानिए, आप सब हमारे भाई बंधु हैं, हम आपके हैं। जिस भी कार्य में जहाँ भी पतंजलि सहयोग कर सकता होगा हम सहयोग करेंगे भी और आपसे सहयोग लेंगे भी। जो दे सकते हैं वो दीजिए, जो लेना चाहते हैं वो हमसे लीजिए। हम मिल करके हमारे लिए देखो, सरकार कोई घर आकर के कोई चीज़ परोस करके हमको नहीं देगी। सरकार तो इसके लिए हमको धन्यवाद करना चाहिए यदि आप अच्छा काम कर रहे हो और सरकार का असहयोग नहीं है। ये बहुत बड़ा सहयोग है, इससे आगे बढ़ करके सहयोग करने को है तो ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। तो पुनः मैं मंत्री द्वय का धन्यवाद करता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आइए हम सब मिल करके इस देश को वही प्राचीन काल की जड़ी बूटी युक्त समृद्धिशाली देश बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।